आज हम लोग गद्य खंड में पढ़े थे। अभी तक जो पाठ पढ़ा गया था नाभादास तक वो कविता में था। आज है जो कहानी में है गद्य खंड पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक है सर। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे हम लोग का शरीर का अंग होता है आंख, नाक, मुंह, दांत, ओठ, उसी तरह साहित्य के अनेक विधा होते हैं। जैसे कहानी, गद्य, कविता, साक्षात्कार, है ना, नाटक, संस्मरण, एकांकी, लघु निबंध, ये सब पार्ट्स हैं, ये सब अंग हैं। तो गद्य की एक विधा है और इनका नाम है बाल कृष्ण भट्ट जो लिखे हैं। पाठ का नाम है बातचीत यानी टॉकिंग। जो हम लोग बातचीत करते हैं उस बातचीत के संदर्भ में एक टॉपिक लिखे हैं। मनुष्य जीवन में वाग शक्ति का बड़ा महत्व है। वाग माने वाणी, वाणी शक्ति यानी वाणी माने बोली। ओवर पॉपुलेटेड हो गई ना रे। वहां पर एक बेंच मारता है, ये नहीं तो अच्छा शांत हो जाए। हाँ ठीक है। तो वाग शक्ति आनी बानी बोली, इसी विषय पर बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो भट्ट एक जाति है जो आप जानते होंगे पहले के राजा के दरबार में गाने का काम करते थे भट्ट, है ना? भट्ट जी हुआ करते थे, ये गाते बजाने का काम करते थे। ये इनका भट्ट उपाधि थी। भट्ट ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना? भट्ट जाति ब्राह्मण परिवार से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका काम गाना बजाना, पाठ पढ़ना के संदर्भ में हुआ करता था। तो ये बातचीत के तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया है ना? जो इलाहाबाद है यूपी में, इसी का नाम चेंज के प्रयाग हो गया है। तो इलाहाबाद में जन्म हुआ। इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे, व्यापार करते थे। माता थी पार्वती देवी जो सुसंस्कृत महिला थी, यानी सभ्य महिला थी। इन्होंने अध्ययन के प्रति भट्ट जी को रुचि जगाई, यानी रुचि जगाने का काम किया, क्योंकि माता सामाजिक जीवन में प्रथम पाठशाला होती है। माता क्या होती है? प्रथम पाठशाला, यानी माँ बच्चे को सिखाने का काम किया करती हैं। इस तरह से इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा पास की। इंट्रेंस मतलब मैट्रिक, है ना? और 1869 में, अब ना हम लोग ये इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट को इंटर बोलते हैं। उस समय इंट्रेंस मैट्रिक का नाम था, क्योंकि पहले के जमाने में 9-10 का एग्जाम कंबाइन होता था, यानी हम भी परीक्षा जो दिए थे 9-10 में। जैसे हम लोग 9 में पढ़े 10 में, दोनों का परीक्षा एक साथ होता था फाइनल क्वेश्चन में, है ना? और 11 तक के स्कूल में ही होता था। हम लोग का पढ़ाई था, अभी है 10 + 2 + 3 कितना हुआ? 15 साल। हम लोग के था 11 + 2 + 2 कितना हुआ? 15। बात बराबर है। हम लोग के समय में +2 जो है कॉलेज में होता था और
11वीं की परीक्षा हाई स्कूल में होती थी। हम लोगों के जमाने में बीए पास करते थे तो डायरेक्ट बीए ऑनर्स हो जाता था 2 ही साल में। एक ही बार परीक्षा दिए, बीए ऑनर्स कहलाए। उसके लिए क्या होता था कि 6 पेपर ऑनर्स के लिए पढ़ना पड़ता था, है ना। अब ऑनर्स के लिए 8 पेपर पढ़ना पड़ता है। इसको परीक्षा 3 टर्म में होता है, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3। तो एक तो समय ज़्यादा लग जाता है 3 बार परीक्षा होने में, और लड़का के खर्च भी बढ़ जाता है। 3 बार फॉर्म भरिए, 3 भरिए। हम लोग के ज़माने में एमए हो चाहे बीए हो, एकदम डायरेक्ट एक ही बार। बीएड भी 2 साल का था, है ना, और एमए भी 2 साल का था। ये बस एक बार एग्जाम होता था। अब एमए में भी 2 बार एग्जाम होता है। तो सिस्टम चेंज किया है। तो उस समय इंटरेस्ट का मतलब 10 पास और अध्यापन किए। हम लोग के समय में 7 पास जो लड़का था वो सरकारी नौकरी में आ जाता था। हमारे एक मौसी अभी भी जिंदा है, उनको पेंशन मिलता है। वो 7 पास करके टीचर बन गई। अभी उनको 45,000 खाली रिटायरमेंट मिल रहा है हर मंथ पेंशन। सोचिए, ओनली 7 पास। तो पहले के एजुकेशन जो था कुछ मामले में आज से अच्छा था। इस मामले में अच्छा था कि हम लोग 7 क्लास में ABCD पढ़े थे। अंग्रेजी की पढ़ाई हम लोग के जमे में 7 क्लास से शुरू होता था, लेकिन 8 क्लास में जाके हम लोग ग्रामर में सब कुछ बनाते थे, कॉम्बिनेशन, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। आवाज इंटर के बच्चा से पूछते हैं क्या राम घर जाता है, उसको टेंस पता नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है कि इंटर के विद्यार्थी को टेंस मालूम नहीं है। और हम लोग के जमाने में सब बच्चा जानता था, बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन बनाता था। हम लोग 7 क्लास में ABCD पढ़े, 8 में बनाते थे। या सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह घोड़ा जो दौड़ रहा है वह मेरा है, ऐसा ट्रांसलेशन हम लोग बनाया करते थे। क्योंकि बच्चा को टेंस सबको मालूम था। आज के बच्चा का टेंस की जानकारी नहीं होता है क्योंकि पढ़ता नहीं है। तो ये इंटरेस्ट पास किए और अध्यापन कार्य में लग गए, यानी पढ़ाने लग गए। 1885 में ये प्रयाग के ही CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने, यानी संस्कृत के टीचर बने। क्योंकि संस्कृत संस्कार देने वाली भाषा होती है। जितनी भी भाषाएं हैं सभी भी इस भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत में एक से पुराना प्राचीन इतिहास भी है। जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सारी चीजें संस्कृत में है। हमला संस्कृत बताता है। आज हम लोग कहते हैं कि हमारा साइंस बहुत डेवलप कर गया, लेकिन हम कहते हैं आज से बहुत पहले डेवलप साइंस था। देखिए उदाहरण मैं बताता हूं। पहले के जमाने में बांध जाता था, वो मार के वापस चला आता था। पुष्पक विमान ऑर्डर से चलता था, मालिक चढ़ गया, उड़ गया, रुक गया। सोचिए, लड़का को लड़की में कन्वर्ट कर दिया जाता था, लड़की को लड़का में कन्वर्ट किया जाता था, जो आज पॉसिबल नहीं है। मरने के बाद जिंदा कर दिया जाता था। शक्तिमान लगा था, लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया गया था, है ना। तो गणेश जी को सिर काट के हाथी का सिर जोड़ दिया गया, गणेश जी। राजा दक्ष को सिर काट के गधा का सिर जोड़ दिया गया, है ना जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आज के डॉक्टर ऐसा करने में सक्षम नहीं है। और उस समय के डॉक्टर परशुराम जी अपनी मां रेणुका को सिर काट दिए थे और उनके पिताजी बोले कि तुम बहुत अच्छा काम किया, जो तुम कुछ वरदान मांगो। बोले मेरी मां को जिंदा कर दिए। बोले जाकर सिर जोड़ दो, जिंदा हो जाएगी। वो सिर काट दिए, जोड़ दिए, जिंदा हो गई। बताइए कितना बढ़िया। कोई एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक बानी बोल दिए, हो गया। माने मंत्र बड़ी थी। अगर किसी औरत को डिलीवरी होना है और पंडित जी 1 गिलास पानी में मंत्र फूंक दिए, बोले पीजिए, 5 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी। सोचिए 5 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी इजी वे में हो जाता था। सांप बिच्छू काटता था, जड़ी पीस के पिलाइए, 10 मिनट में रोग छपा, है ना। तो ऐसे थे। इसलिए हम मानते थे आज से साइंस कई गुना ज्यादा डेवलप था। आगे आइए। तो 88 में
ये संस्कृत पढ़ाए और इंटर कॉलेज में ये प्राध्यापक हुए। ये थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, उग्र माने घमंडी, थोड़ा गुस्सा जाते थे जल्दी। तो ये क्या किए, ये नौकरी छोड़ दिए उग्र स्वभाव के लके के कारण, है ना। पहले के टीचर ईमानदारी पूर्वक काम करते थे और लड़का को पूछते थे खूब अच्छा से, एक बार दो बार समझ गया तो ठीक है, बड़ी कभी गुस्सा आता था। हमारे गांव के एक मैथ के टीचर थे, तेलहड़ा हाई स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लड़का सब खुश था। लेकिन कोई कोई लड़का उदंड था, चिढ़ाने के लिए झूठ मूठ बोल देता था, समझा जी तो जी नहीं, सब तब वो अंत में गाली देते थे और निकल जाते थे। वो गाली सुनने के लिए वो कहता थी जी नहीं, वो लड़का समझ जाता था। लड़का कहता था कि सर वो मैथ पढ़ाते थे तो हम शुरू में समझ जाते थे, लेकिन हम चाहते थे कि लड़का हमको कुछ गाली दे, हमको सुनना था, इसलिए कभी वो कह दिया समझा जी तो जी नहीं, वो समझा जी नहीं, अंत में उब जाते थे बेचारे, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं अब बच्चा समझ नहीं रहा है, उसको पूरा गाली देते माँ बहन को, उसके बाद चले गए। राहुल जी तो ये थे, तो ये उग्र स्वभाव के थे, सौम्य स्वभाव के नहीं थे। नौकरी छोड़ दिए और घर पर लिखना शुरू किए। जब इनके पिताजी का निधन हो गया, आई नौकरी छोड़िए दिए, अब पिताजी का निधन हो गया तो घर की आर्थिक संकट करना पड़ा, तब बेचारे किताब लिखना शुरू किए, इसी से इनका जीवन चलता था। और 1914 में इनका निधन हो गया, अर्थात ये 44 में जन्म हुआ और 14 में निधन हुआ, तो उन्हें 56 साल आए 14 साल, 56 10 66 4 70, है ना, इतना दिन जिंदा रहे। बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली। भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के हिंदी के बहुत अच्छे टीचर थे। ये एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे। इनका 35 साल में ही निधन हो गया, 35 साल में ये निधन हो गया। और इनके युग पर भारतेंदु युग हो गया। हाँ सुनिए ध्यान से, हलन किए। तो इनका निधन हो गया और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोग से एक पत्रिका निकाले, हिंदी प्रदीप नाम के, ये 33 वर्षों तक चलाया। बाद में ये वेदों को समीक्षा की। हमारे के यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों पर शोध किया और हिंदी शब्द कोश लिखे। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी हिंदी के प्रोफेसर थे, उनके शब्दकोश को भी संशोधन किया। अब आइए इनकी रचनाएं, यानी बाल कृष्ण भट्ट कौन कौन सी पुस्तक लिखे। तो इनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल, यात्रा, हमारी घड़ी, ये इनका उपन्यास था। फिर नाटक लिखे किरात अर्जुनियम, ये संस्कृत के पुस्तक है। नल दमयंती कथा, ये भी संस्कृत की है। पद्मावती, शिशुपाल वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, बृहनला, कट्टर सूम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, इंग्लैंडेश्वरी,
भारत जननी, एक रोगी और एक वैद, रेल के विकट खेल, बाल विवाह, ये इनका नाटक है। फिर निबंध लिखे 1000 और 100 से अधिक निबंध इनका निबंधमाला में प्रकाशित है। फिर प्रहसन लिखे, जिसको आप व्यंग या नाटक कहते हैं, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचर विडम्बन, ये इतनी सारे किताबें लिखे बाल कृष्ण भट्ट जी। अब भाषागत विशेषताएं, इनकी भाषागत विशेषताएं, क्योंकि हिंदी में भाषा का बड़ा महत्व है ना, हिंदी में भाषा का बड़ा महत्व है। आपका वाणी, आपकी भाषा आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को बतलाता है। कौन आदमी पढ़ा लिखा है तो वो उसकी बोली से ही पहचान में आ जाती है ना। उसकी आवाज सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसा आदमी है वो उसका, तो भाषा का इंपॉर्टेंस है। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी गद्य के निर्माताओं में उन नायक रचनाकारों में एक हैं। ये पत्रकार भी थे, निबंधकार थे, आलोचक थे। पहले जो कुछ कमियां होती थी उसको दूर करना आलोचना कहलाता था, और उसमें संशोधन करना समालोचना कहलाता था। तो ये आलोचक थे। भट्ट जी की भाषा और कला की जड़ें बड़ा कलेवरपूर्ण थी, माने बहुत अच्छी थी। इनकी शैली व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक था। इनके उपन्यास, प्रहसन, निबंध अच्छी विधा थी। इनकी प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य का मतलब होता है टीचर, ऐसे आचार्य एमए को कहते हैं। एमए का हिंदी आचार्य भी होता है और स्नातकोत्तर भी होता है। बीए को स्नातक कहते हैं, एमए को स्नातकोत्तर या उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। तो ये आचार्य थे। इन कविता में बातचीत निबंध है, तो ये बोलने की शैली का प्रतिनिधित्व किए हैं कि मनुष्य के जो बोली एक बार निकल जाती है वो लौट के नहीं आता है। इसीलिए बाल भट्ट जी कहते हैं आप सोच समझ के बोलिए, है ना, पूरा सोच समझ के बोलिए कि जो वाणी आपके मुंह से बाहर आ जाए वो लौट के जाएगा नहीं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वाणी की चतुराई थी। हमारे के यहाँ काफ़ी भाषाविद हुए थे। आपको याद होगा भारत के एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये 22 भाषा के विद्वान थे और इतना सुंदर भाषण देते थे कि लगता था कि हम लोग सुनते रहें। बड़ा स्थिर से रुक रुक के शुद्ध हिंदी बोलते थे, काफी स्कॉलर थे। तो भाषा वाणी होनी चाहिए। अब आइए बातचीत। बातचीत भी सरस्वती का बड़ा वरदान है। हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है उसमें माता सरस्वती का योगदान है। आप जानिए विद्या देने में सरस्वती का योगदान है और बुद्धि देने में गणेश का योगदान है। आप बताइए कि बुद्धि बड़ी है कि विद्या बड़ी है? रॉन्ग, बुद्धि बड़ी है। बिना बुद्धि विषम विद्या, बिना बुद्धि के विद्या पॉइजन है, विष है ना। हाँ, हम प्रूफ करते हैं। बिना बुद्धि विषम विद्या। आप ये कहानी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में 4 ब्राह्मण थे और चारों विद्वान थे, जिसमें 3 गो जो थे विद्या से विद्वान थे और एक था जो बुद्धि से विद्वान था। लेकिन जो 3 आदमी विद्वान थे वो बुद्धिहीन थे, उनको बुद्धि नहीं था, और एक आदमी जो विद्याहीन था वो बुद्धिमान था। तो चारों कमाने निकले। तो बड़ा आदमी को गया आगे तो देखा कि शेर का हड्डी बिखरा हुआ है। तो पहला वाला कहा कि हमारे पास तो इतना ज्ञान है कि शेर के हड्डी को ऐसा जमा कर देंगे कि शेर के आकार का हो जाएगा। तो दूसर का कहा कि हमारे पास तो इतना ज्ञान है कि उसमें हम मांस, खून, चमड़ा दे देंगे। तो तीसर का कहा हम तो इसको प्राण दे देंगे। ये तीनों विद्वान आदमी बोले। तो जो मूर्खवा था, जिसको विद्या नहीं आता था, वो बोला रुको, हमको पेड़ पर चढ़ जाने दो, है ना। देखिए वो पेड़ पर चढ़ गया, आई तीनों अपना काम किया।
एक आदमी शेर के हड्डी को जमा किया तो शेर का आकार हो गया, दूसरा मांस चमड़ा खून दे दिया और तीसरा प्राण दे दिया, तो वो शेर बन गया और शेर बन के तीनों को खा गया। जब खा के चला गया तब वो आदमी पेड़ पर से उतर के घर गया। तो आपको लगा कि विद्या बड़ा है कि बुद्धि बड़ा है? बुद्धि बड़ा है। बिना बुद्धि विषम विद्या। तो बुद्धि देना गणेश जी का काम है, अब विद्या देना सरस्वती जी का काम है। विद्या पढ़ने से आता है, बुद्धि जन्मजात आता है, अनुभव से आता है। बुद्धि पढ़ने से आपको नहीं होगा, है ना, विद्या पढ़ने से होगा। बहुत आदमी विद्वान हैं लेकिन मूर्ख हैं, और बहुत आदमी अनपढ़ गवार मूर्ख हैं लेकिन बड़ा बुद्धिमान है ना। आज से 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले मेरे गांव में एक आदमी था जिसको काओ खा नहीं आता था, लेकिन वो बंदूक बना के बेचता था, और वो अपने घर में रेलवे लाइन बिछा के रेल चला दिया था। सोचिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, क ख के भी जानकारी नहीं, और घरे में लाइन चला दिया। यानी 300 वर्ष पहले वो अपना खुद रेल घर में बना लिया और रेल चलने लगा। सोचिए, उन्हें दिमागदार था, बुद्धि था। इसीलिए कहते थे पहले के जमाने में दिमागदार मर्द रहे, अब के जमाना में दिमागदार मेहरी, है ना। मेहरी मतलब पत्नी, मेहरी स्त्री शब्द है कि पहले के जमाने में दिमागदार मर्द रहे, अब के जमाने में दिमागदार मेहरी। आदि लेडीज में परिवर्तन हुआ। चलिए, तो हम लोग बातचीत को देखें। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जितनी भी शक्तियां हैं वो वरदान ईश्वर का है। अगर भगवान हम लोग को वाक शक्ति नहीं देते तो हम कैसे बोलते, कैसे पढ़ा लेते। ये पढ़ाने का दान ये भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। अच्छा किए, बहुत आदमी तो है लेकिन गूंगा है, वो नहीं बोलता है। मुंह तो है लेकिन आवाज नहीं है ना। अरे हाथ से लिखना बोलना में अंतर नहीं है। कहता है कि एगो ऑनलाइन फार्म भरो, एगो ब्लॉक में जाके भरो, अंतर है ना। कम तो उतने होगा, उसको बाधा होता है और तुमको कम टाइम बचता है ना जी। मान लो कि तुम कहा लिख देंगे, कोई वो लिख के सुनाया, वो जो लिखे वाला है वो पढ़ने नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, दिक्कत होगा ना जी। तुम बोलोगे वो तो समझ जाएगा। तो लिखना पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो आप लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आप लोगों को वाणी दिया है, बोली दिया है। इसलिए कम से कम एक बार को तो भगवान को धन्यवाद बोलिए, जय श्री राम। तो चलिए, उनमें से वाक शक्ति मानी बोली शक्ति है। कबीरदास जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोग को मधुर वाणी बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। बोलने से सुनने वाला को भी आनंद आता है और बोलने वाला को भी आनंद आता है ना। मधुर वाणी बोलने वाला को भी आनंद कर देता है और सुनने वाला को भी। संस्कृत में इसी को लिखे हैं कि प्रिय वाक् परदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देवं वक्तव्यम वचने का ही दरिद्रता। यानी मधुर वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट रहते हैं, इसलिए मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी से आपका सब काम समझ जाएगा। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, बात बात पर झगड़ जाते हैं। उनके लिखा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रा एकल है नवा। यानी मूर्खों का समय निद्रा यानी नींद में और कलह में बीतता है, लेकिन विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों में बीतता है। जितना काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग डेवलप करेगा, विकसित करेगा,
आप बुद्धिमान होंगे। तो वाक शक्ति, भट्ट जी ने कहा कि सोच समझ के बोलिए। हम लोगों के पास 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियों पर नियंत्रण वाणी से है। वाणी, इसे कोई फर्क तो पता नहीं है तो बोल दिए, उसे छोड़ दो। तो हम लोगों की वाणी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम लोगों की वाक शक्ति नहीं होती, अगर हम गूंगा होते तो आज हम अपनी मन की बातों को स्पष्ट नहीं करते, है ना। कुछ संकेत के द्वारा बता सकते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं बोल सकते थे वाणी को प्रभाव से। इसीलिए कहते हैं कि बोली के बिना हम लोग लुंज पुंज हो जाते, आनी एक जगह रहते तो फिर क्या कर लेते। अर्थात कोने में बैठा दिया जाए, जो सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरे इंद्रियों को करते हैं वो अवाक होते हैं। जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाने पीने रहने की व्यवस्था दिया जाए, लेकिन कहा कि कमरा से बाहर नहीं जाइए, आपको रहना पसंद नहीं होगा। लेकिन आप खुले में रहते हैं, आने जाते हैं, आप किसी तरह रहते हैं तो ज़्यादा आनंद करते हैं। तब तो चिड़िया भी कहती है कि हम स्वतंत्र रहते हैं। चिड़िया भी पिंजरा में नहीं जाती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कनक कटोरी की मैदा से। यानी चिड़िया भी स्वतंत्र है, जानवर भी चाहता है कि हम स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। तो वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। स्पीच यानी वक्तृत्व और बातचीत। देखते हैं नेता लोग बोलते हैं और बोल के ही जीत जाते हैं। मोदी जी भाषण देते हैं, इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं बात से कि जिसको मन नहीं भी है बीजेपी के वोट देने का, बीजेपी के दे देगा, है ना। ये किसका शक्ति है? ये वाणी का शक्ति है, बोली की शक्ति है। बातचीत में वक्ता का नाज नखरा जाहिर होता है, और जरा सा बातचीत उल्टा बोलिए तो बनल काम बिगड़ जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर प्रसाद, वो रामचरितमानस की अवहेलना कर दिए और उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा, उनको हटा दिया गया कि आप अनाप शनाप बोलते हैं। स्टालिन आपका केरल का वहाँ मुख्यमंत्री भी है, और तब अनाप शनाप बोला तो यह प्रतिबंध है। तो जितना आप अनाप शनाप बोलिएगा उसका परिणाम मोदी जी को फायदा हो जाएगा सनातन का, क्योंकि वो 20% क्रिश्चियन है और 80% हिंदू है। तो 20% चाहेगा कि 80% को खत्म करे, होगा कभी? ये तो ऑलरेडी 80% है, तो उसको सोच के न बोलना चाहिए, और कुछ से कुछ बोलिएगा तो परिणाम बुरा होगा। यही बोली है कि नीतीश जी को भी अंत में आना पड़ा बीजेपी में, न तो कहाँ विरोध कर रहे थे। यही वाणी के चलते कहाँ प्रधानमंत्री के नीतीश जी ख्वाब देख रहे थे और फिर उसी पार्टी में जाके मिल गए पलटू राम जी। तो वाणी के बचता है। तब तो लालू जी कहते थे नीतीश कुमार को कि एक छौड़ी बुल की, आ जहां देखे चूड़ा रही वही ढूल की, है ना। तो ऐसे है, यानी वाणी की विशेषता है कि हम लोग बोलते हैं। इसलिए ये पाठ बताता है आप सुंदर बोलिए, नांदी पाठ कीजिए या पुण्य वाचन कीजिए। आप लोगों को कभी कविता पढ़ने कहते हैं तो आप लोग कविता गद्य की तरह पढ़ते हैं, हम लोग कविता को कविता के रूप में पढ़ा देते हैं, है ना। वही कविता है लेकिन उसकी आवाज अलग है। जैसे हम लोग पढ़ते थे, अधरम मधुरम बद नम मधुरम बचनम मधुरम नम मधुरम। ये क्या है? ये कविता है लेकिन बोलने का लय अलग है। तुम बोलोगे तो ऐसा नहीं बोल सकते हो, है ना। ये प्रैक्टिस है। तो वाणी बहुत बड़ी चीज है, बोलने का ही। आप देखते हैं ये बड़ा बड़े टेलीविजन पर देता है, कितना पैसा लेता है? करोड़ों करोड़ रुपया लेता है। किसका? बोली का, क्योंकि वो माहौल चेंज कर देता है।
आप कभी कभी हॉल में जाइएगा, जो बोलने वाला ओरेटर होता है बहुत पैसा लेता है और पूरा मूवमेंट चेंज कर देता है वाणी के द्वारा, ब्रेन वॉश कर देता है। अगर आप बीजेपी के नहीं हैं, इतना ना बात बोलेगा कि उस समय से आप बदल के बीजेपी के हो जाइएगा, है ना। ये किसकी कमाल है? ये वाणी का कमाल है। बोल बचन बोल बोल के बहुत सा, है ना। ये कौन गाती है, कौन चौधरी, हरियाणा वाली है ने, वो गाने कहीं नहीं हुआ, इतना सांसद बन गई, इतना नाम कमा गई, है ना। कंगना रनौत बोली देखिए पे, तो एक बड़े बड़े नेता क्यों हो गए? खाली बोली की विशेषता है ना। एक गाना गाई और पूरा फेमस हो गई। तो कहने का मतलब वाणी में वो गुण है। शारदा सिन्हा को देखिए, देवी को देखिए, कितना हाईलाइटेड हो गई गा गा के, है ना। बोली का ही तो कमाल है। लता मंगेशकर देखिए, पूरे वर्ल्ड में छा गई। किसका देन है? बोली का है। तो बोली बड़ा इंपॉर्टेंस है। बोली एक अमूल है ना। यानी बोली का मूल पैसा से नहीं किया जा सकता है, तुलना नहीं किया जाता है। कहते हैं रागी बागी पारखी नारी और न्याय, ए पांचों के गुरु नहीं उपजे अंग स्वभाव। आप चाह के भी बोली चेंज नहीं कर सकते जो भगवान आपको दे दिए हैं, है ना। खेती पाती बिनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए लाख रहे कोई संग। ये सब चीज अपने करने का है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, यानी स्वावलंबी बनना है। आप वाणी में सुधार लाइए, बोलिए, ये कह रहा। जैसे साहबान, मजलिस चेयरमैन, लेडी एंड जेंटिल, बहुत सारे आपको याद होगा। कुशल वक्ता थे, आपको ये अरे नाम भूल गया, अमेरिका में भाषण दिए थे ना, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, समझे। पूरा देश का प्रतिनिधित्व हो रहा था, जिसमें ये बेचारे गेरुआ वस्त्र पहने थे, इनको कोई आसन नहीं दिया बोलने के लिए। अंत में वहां के VC से मिले कि देखिए भाई, हम इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करने आए हैं पूरे देश का, इसलिए हमको बोलने दीजिए। तो बोला ठीक है, आपको 5 मिनट हम टाइम देते हैं। और वो 0 खींच दिया कि इसी पर आप बोलिए। तो ये बोले माई ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, शुरू किए इतने से, और उसमें बोल दिए बोलना तो बहुत है लेकिन समय कम है, अंग्रेजी में बोले। और उनको टाइम बढ़ा, 34 घंटा लगातार अंग्रेजी बोले। सोचिए, 5 पूरे वर्ल्ड का टॉपर आदमी हो गए इस भाषा से। वहां के आदमी दंग रह गया कि जिसको भाषण देने नहीं दे रहे थे और भाषण देना शुरू किया तो 34 घंटा, सोचिए कितना दिन रात हो गया, बोलते रहे कंटिन्यूअस। आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। उनके ऐसा कोई भाषण करता नहीं था। जगत गुरु शंकराचार्य बोली पर पूरे वर्ल्ड का गुरु हो गए। 8 साल में चारों वेद जान गए, 32 साल में मौत हो गई। कहने का मतलब ये वाणी से इतने विद्वान हो गए। लिखा स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा के पूजा अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है ना। तो पढ़ाई वो क्षेत्र है, विद्वता वो क्षेत्र है, आप अपने नाम को, अपने घर के गांव को, अपने गांव को, नाम को रोशन कर देते हैं, है ना। इसलिए संतान को कुल दीपक कहा गया है, यानी संतान अपने वंश के नाम को उजागर कर सकता है या डुबा सकता है, ये डिपेंड करता है संतान पर। आगे चलिए, कहते हैं जब कोई मर्म या नोकी चुटीली बात कहते हैं तो पूरा ताली ध्वनि से कमरा गूंज जाता है। कोई अच्छी बातें बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक उनके मुंह से तालियां आ जाती है। जैसे हम कहते हैं बागों में कलियां सौरभ लुटा रही है, आनंद की लहरियां तुलसी से कंडरी में छा रही। देखिए क्या बोली के ही कमाल था, कोई नया चीज तो नहीं बोल रहे थे, है ना। कहते हैं अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, आमुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। ये पंक्ति आपको खुश कर देता है, किस पर? ए वाणी पर। तो वाणी बड़ा बेमिसाल होता है, अर्थात करतल ध्वनि यानी आवाज आने लगता है अच्छी वाणी में। कोई चुटीली बात से लोग हंस पड़ते हैं, मुस्कुराहट से होठों फड़क पड़ती है, अर्थात स्पीच का उद्देश्य है कि सुनने वालों में उत्साह उत्पन्न कर दें और स्पीच के एक है,
स्पीच बोलिएगा, वाणी के प्रभाव पूरा तहलका मच जाता है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री वाणी तो बोले, ऐसा है कि उनको मना करना पड़ा कि अब मत आइए, इतना भीड़ हो गया। बोलिए, यहां ने इंग्लैंड में भी जाके तहलका मचा दिए, है ना। जानते हैं ना धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को, सन्यासी बाबा के नाम पे। सोचिए, बागेश्वर बाबा हर धाम के, तो क्या है, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन वाणी में इतनी तात्पर्य है कि लाखों के भीड़ आ जाया करता है। पैसा के पैसा भी, प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा भी, है ना जी, और जेड प्रूफ का उनका सुरक्षा मिला रहता है। कैसे, साधारण आदमी, कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है। तो ये है वाणी, वाणी की कमाल। आप भी बन सकते हैं। जहां आदमी मजेदार जिंदगी जीता है, खाने पीने चलने फिरने का आजाद होता है, बातचीत अत्यंत आवश्यक है। अर्थात आप वाणी के द्वारा आप बदल देते हैं। जैसे पानी को गर्म करके बाष्प बनाते हैं और जमा देते हैं तो ठोस भी बन जाता है। पानी लिक्विड भी है, बाष्प भी है और ठोस सॉलिड भी। तो उसी तरह वाणी है, आपकी वाणी कैसी है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये कहते हैं चित्त हल्का करने से, स्वच्छ मन से मन आनंद हो जाता है। बातचीत का खास तरह का मजा बदल जाता है ना। अगर कोई लड़का परीक्षा में फेल है, उदास है, और कोई कहता है तुम कैसे रिजल्ट दिखा, तुम तो फर्स्ट डिवीजन पास है, वो फेल व्यक्ति अगर सुनता है कि पास है, अब पास हो जाता है, कितना खुश हो जाता है। ये किसका कमाल है, वाणी का। जहां तुम फेल हो, तुम उदास हो, और जहां सुन गई फर्स्ट डिवीजन पास हो, प्रसन्न हो गई एक बात में, है ना। तो ये वाणी का कमाल है। ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं वाणी समझिए। बातचीत एक तरीका है, बातचीत का मजा नहीं खोते हैं। इसीलिए कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो एक बार गया तो बेचारा टापू पर पड़ गया और 16 बरस तक वो किसी से बोला नहीं। वहां कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ रहा, है ना, तो वो जंगली बोलने लग गया। सोचिए, बोला हुआ आदमी भी वो बदल गया। ये किसका देन है, बोली का, समय का। तो जंगली बोली में कहा था, रॉबिन्सन को आनंद हुआ। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वाक शक्ति मनुष्य को लुभाने की ताकत है। पत्र व्यवहार हो या साक्षात्कार हो, आपका मन को खुश कर देता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का कहना था, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। इसलिए बातचीत की सीमा रखी जाती है। आप जिस जमात में, माने ग्रुप में, मीटिंग में, सभा में, समझ लीजिए आप पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन आपको स्टेज पर बोलने कहेंगे तो हो सकता है आप नहीं भी बोलें। बहुत सारे टीचर क्लास में पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको कहिए 15 अगस्त 26 जनवरी पर थोड़ा आप स्पीच दे दीजिए तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा आदमी की बोलने की आदत नहीं है। आज जो आदमी अनपढ़ है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसको स्पीच देने की कला है, कितनों व्यक्ति की बात बोल देगी, है ना। ये बोलने की कला है। हमको कहीं बोलने कहिए, हम प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, हम धारा प्रवाह बोलेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। हमको हिचक होगा नहीं कि प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम स्कूल में थे तो वहाँ हम प्रतिनिधित्व हम ही करते थे। कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, सांसद हो, हम ही को स्टेज संभालना पड़ता था। तो क्या आदत हो गई, कोई डर नहीं किसी के सामने। बोलिएगा तो ये मत सोचिएगा हम बोलेंगे तो बचवा सुन के क्या करेगा, तब आप नहीं बोल पाइएगा। हम आप लोगों के बीच बोलते हैं, कोई हेजिटेशन है नहीं, हम बोल रहे हैं, सुनने वाला अपना समझते रहे। आई सुनेंगे कि सुनेगा तो क्या कहेगा, तो कभी नहीं बोलेंगे। तो बच्चों में यही हेजिटेशन होता है। स्टेज पर बोलने में कुछ लोगों को आदत है, कुछ लोग शर्मा जाता है। तो हेजिटेशन आपको डिस्कशन से दूर होगा, एकदम मन से दूर होगा, अंदर से बोल रही है। हम किसी से कम नहीं। कहते हैं हजारों महफिलें होगी, हजारों गाड़ियां होगी, बाहरों हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहां होंगे। तो इस समय की बात है। एडिसन कहता है कि दो आदमी आपस में बात करके अपने दिल की बात करते हैं। देखते हैं
दुनिया के 8वां आश्चर्यजनक है कि 2 औरतें एक साथ रहेगी तो चुप नहीं रहेगी, इतने बतियाएगी कि लगती है कि पहले से परिचित है, बिल्कुल नई नई मिली है, और इतना तरह के बात करेगी कि लगता है कि हर एक दूसरे को जान रही है। ये आनंद आता है किसका? बोली का। भूखे प्यासे बातचीत करने लग जाती है, काम छोड़ के करती है ना। तो ये किसका है? बोली का है। 2 से 3 4 हुआ, इस तरह से एक कानों कान बात फैल जाती है। कहते हैं ना, अगर कोई बात को आपको फैलाना हो तो एक दूसरे से कहिए, कहा जी देखो ये तुम ही तक, तुम किसी से मत कहना, तुरंत फैल जाएगा। ये इससे कहेगी, ये उससे कहेगी, कहेगे तुम ही तक, तुम मत बोलना, तुरंत फैल जाएगा। नहीं, काहे कि हर एक दूसरे से कोई अगर खाली बात बोलो, आप मना नहीं करो तो नहीं फैलेगा, वो नहीं भी कहेगा, लेकिन जब मना कर दोगे तो जरूर करेगा। ये दुर्लभ है। तो जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को सटा के रखिए, क्या होगा? गर्म दूध है, अब बिल्कुल ठंडा पानी है, उसको सटाइएगा तो क्या हो जाएगा? दूध ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। एक किसका देन है? पानी का। जैसे मान लिए 4 को खेत में पानी भर दीजिए, आप बीच वाला खेत छोड़ दीजिए, उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा अपने आप। जब 4 जगह पानी है तो खाली रहेगा। तो उसी तरह देखते हैं, अभी भी औरतें दूध गर्म करती हैं, ठंडा करने के लिए वो पानी में डाल देती है, बड़ा बर्तन में डाल दिया, वो दूध जल्दी ठंडा हो गया बच्चा को पिलाने के लिए, है ना। तो संपर्क से आता है। कहते हैं संसर्गजा दोषा गुणम भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों होते हैं। आप जैसे संगति में रहेंगे वैसा होता है, संगति का प्रभाव होता है। तब तो कहते हैं सुरखुरु होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। हिना माने मेहंदी, मेहंदी को पीसिए, मेहंदी तो वही है लेकिन पीस के लगाइए, देखिए उसका रंग कितना हो जाता है। तो ये प्रभाव है। इन्होंने कहा 2 व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो देखिए जो जिस व्यक्ति का विचार का रहेगा उसको उसी से दोस्ती होगा, जो शराबी होगा उसको शराबिये वाली से दोस्ती होगा, है ना। अगर मैं शराब नहीं पीता हूं तो हमको शराब वाले से दोस्ती कभी नहीं होगा, क्योंकि विचार मिलता ही नहीं है ना। तो यही है, दोस्ती भी बराबरों से होती है, परस्पर होती है। कहते हैं चाहे एक दूसरे को देखें या बोलें, शरीर में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। जब पास बैठने का इतना असर है तो बातचीत का कितना असर होगा। इसीलिए आदमी को कहा जाता है कि हम लोग आपस में मिलें और उसके मनोवृत्ति को दूर हो जाती है। मनोवृत्ति उसी से बनती है। तब तो कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई देखना है तो अपने अंदर झांकिए और दूसरों में अच्छाई देखिए, तब दूसरे के अच्छाई ग्रहण करेंगे। लेकिन आदमी उल्टा करता है, वो अपने में अच्छाई देखता है और दूसरा में बुराई देखता है, उसका अपना गलती नहीं दिखता है, इसी कारण वो डेवलप नहीं करता है। तब तो कबीर जी दूसरा कह दिए कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, अलाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति जैसा नेचर का होता है वो दूसरों को वैसा ही कर लेता है, वैसा ही समझता है। इसीलिए हम लोगों को बोलिए, जैसे देखते हैं अंगूठी में आप नग लगा देते हैं तो अंगूठी का वैल्यू बढ़ जाता है। अंगूठी तो वही है ना। फ्रॉक में आप लोग क्या लगाते हैं अंत में उसको? अरे भाई लेस लगा देते हैं। कपड़ा तो वही है लेकिन लेस लगाने पर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उसी तरह वाणी का वैल्यू बढ़ जाता है। आप अच्छा बोलते हैं। कहते हैं 2 बूढ़ों की बातचीत होगी तो दूसरे तरह का होगा, 2 लड़कों के बात होगा तो अलग होगा, क्योंकि सबका अलग है ना। जहां बुढ़वा के संग तहां बादे मृदंग, जहां लड़कों का संग जहां खर्चे के दंग। यानी बूढ़ा आदमी खर्चा के सोचेगा और लड़का लोग हंसते रहेगा। जैसे कोई दशहरा आया तो लड़का लोग प्रसन्न है कि नया वस्त्र बनाएंगे, अब बूढ़ा बेचारा सोचेगा कि दशहरा आया 2000 रुपया तो खर्च बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। 2000 तो लड़का खाली मेला घूमे लेगा और कपड़ा के लिए तो अलावे, है ना जी।
तो क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा ना उसको कि जहां बुढ़वा के संग वहां खर्चे के दंग, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग। अतः दो बूढ़ों के बातचीत और दो जवानों के बातचीत में अंतर होता है। इस तरह से नौजवान के बातचीत अलग होंगे। शेक्सपियर का, मिल्टन का अलग होगा, है ना। शेक्सपियर ने कहा स्पेयर द रड स्पॉइल द चाइल्ड, छड़ी को हटाना है कि बच्चा को बिगाड़ना है, अगर बच्चा को बनाना है तो छड़ी को लाना है। यानी पढ़ाई में मार का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, छड़ी बहुत जरूरी है। इस तरह से हम अपने सहेलियों से बात करते हैं तो अलग करते हैं, वो बात करने का आनंद अलग है। यानी बाल भट्ट जी कहते हैं कि एजुकेशन में हम लोगों को बात पर है। दो बहू बेटी की बातचीत अलग होती है, वो शिकवा करते हैं। दो जातियों का बातचीत अलग होता है। लड़के का स्कूलों को बातचीत का उद्देश्य अलग होता है, यानी सहपाठियों के बीच अलग है। एक गुण अवगुण का वर्णन होता है, एक बातचीत से होता है। यानी इनका मानना है कि बातचीत सोच समझ के करें, चाहे आप जहां भी करें। पढ़ने में कोई लगा तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को नहीं पूछता है, वो तो बोधा है, और बोधा व्यक्ति है वो बेचारा तेज के सामने नहीं जाता है। कहते हैं भूस्कुल विद्यार्थी का बस्ता मोट, जो बोधा होता है उसका बस्ता, उसका बुद्धि मोटा होता है, और जो तेज होता है उसकी बुद्धि भी तेज होता है। जो लड़का भैंस का दूध पीता है उसका बुद्धि तो मोटा होना है, और जो गाय का दूध पिएगा उसका बुद्धि मत। जिसको मांस बनाना है, जिसको मोटा होना है, उसको भैंस दूध पीना चाहिए, लेकिन जिसको बुद्धि बढ़ाना है उसको गाय के दूध पीनी चाहिए। हाँ, राजकाज का, व्यापार का, प्रेमालाप का, ये बातें अलग अलग होती है। अर्थात लड़की के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया तो उसकी बात अलग होगी, और कोई दूसरा हुनर की बात है तो अलग है। तो बोली को हम लोग आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन में संवाद, बातचीत, वार्तालाप। यहां तक तो बढ़ा स्पीच और लेख दोनों नहीं पाते हैं। अतः व्यक्ति को काव्य कला विद्वान मंडलों में होता है। आप अनपढ़ भी हैं लेकिन अच्छे लोगों के संगति में रहेंगे तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। हमारे गांव के एक व्यक्ति थे, बेसिक कॉलेज प्रिंसिपल के चपरासी थे, तो वो गेट पर बैठे रहते थे, है ना, और उनको ABCD भी नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजी पेपर हाथ में ले रहते थे, है ना, और अंग्रेजी इतना फराटेदार बोलते थे कि सुनने वालों को नहीं लगता था पढ़े थे। हम लोग कहते थे आप पढ़े हैं, तो बउआ पढ़ते नहीं है, हम उनके साथ रहते बोलने आ गया था। अंग्रेजी में उनको 26 अक्षर भी नहीं आता था, लेकिन अंग्रेजी फराटेदार। क्यों? क्योंकि रहते रहते आदत हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बोलने में निपुण हो जाते हैं, ऐसा उदाहरण है। इसलिए अभिमान खत्म हो जाता है बोली से, जिसको हम लोग शास्त्रार्थ कहते थे। पहले शास्त्रार्थ होता था, डिस्कशन होता था। आज भी देखते हो जो कंपटीशन की तैयारी करता है लड़का, वो ग्रुप डिस्कशन करता है। वहां पढ़ाई नहीं होता है, 50 को लड़के बैठते हैं, एक लड़का प्रश्न पूछता है, बाकी 49 सुनता है बारी बारी से। तो उससे क्या हुआ, जो एक को आता है दूसरों को आ जाता है, दूसरा का था, वो खाली ग्रुप डिस्कशन से नौकरी निकाल लेता है ना। तो क्या है, आदान प्रदान, ग्रुप डिस्कशन। इस तरह से बहुतायत है। घंटे भर खाली कांव कांव करते रहे कौवा की तरह, उससे कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट अच्छी बात को ग्रहण करेंगे, सारगर्भित बात को करेंगे, तो आपका दिल में प्रसन्नता। इस तरह वाक शक्ति में शिष्टाचार का भी महत्व है। आप किसी को पैर छू के प्रणाम कीजिए, आपका काम बिगड़ा हुआ काम भी वो बन जाएगा। आप क्लास में जाइए, आप प्रणाम नहीं कीजिए, काम बिगड़ जाएगा। उदाहरण देखिए, दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के पास गया था, और थोड़ा सा पानी देखिए, हाँ, दुर्योधन भी गया था, और कौन गए थे, अर्जुन। पहले कौन गया था, दुर्योधन, और अर्जुन पीछे। लेकिन दुर्योधन कमी क्या किया, वो माथा की तरफ खड़ा हुआ, आई पैर की तरफ खड़ा हुए। तो कृष्ण जागे तो सबसे पहले अर्जुन को देखे, है ना, क्योंकि दृष्टि पड़ेगा। अगर हमें कोई पीछे तो नहीं दिखेगा, तो क्या हुआ, बुद्धि का माल। तो वही कहते हैं कि आपकी वाणी
आप उसे कोई काम लेना है ऑफिस में या घर में, तो आप उनको प्रेम से प्रणाम करिए, वो आपका जो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। आप प्रणाम करें, थोड़े छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। इसलिए मधुर वाणी बोलिए, कहीं भी जाइए आपका काम बन जाएगा। और आप गए उनको प्रणाम नहीं किए, डायरेक्ट काम कहिएगा तो आपका काम नहीं होगा, है ना। ये वाणी का दिन है। एक बार क्या हुआ कि राजेंद्र बाबू के यहाँ एक आदमी उनके गांव के गया, तो देखिए ना हमारा ऑफिस में काम है। तो राजेंद्र बाबू बोले कि अच्छा ठीक है। राजेंद्र बाबू उनको मदद नहीं किए कि हम काम करेंगे, क्योंकि झूठ में, लेकिन इतना कहे कि राष्ट्रपति भवन का जो बोर्ड लगा था गड़िया में, उसी पर चाह के खाली भेजवा दिए, है ना। वो आदमी को ऑफिस भेजवाए, तो ऑफिस गए तो देखे कि राष्ट्रपति की गाड़ी से आया है ना। क्या हुआ, राष्ट्रपति की गाड़ी से आया है, और बोले कि हम इस काम के लिए आए हैं, राजेंद्र बाबू भेजे हैं। राजेंद्र बाबू कुछ नहीं वहां बोले, लेकिन वो आदमी कहा कि हमको राजेंद्र बाबू भेजे हैं। तुरंत काम हो गया, सेकंड भर में। क्यों, वो प्रभाव था कि आदमी राजेंद्र बाबू का है, वो राष्ट्रपति की गाड़ी से आया है। तो किसका काम हुआ, देखा ना, खाली बात का प्रभाव होता। अगर अपने मन से वो जाके कहता कि हम राजेंद्र बाबू के आदमी हैं, तो काम होता नहीं विश्वास करता, लेकिन गाड़ी जो उसका लगा हुआ था, समझ गए। तो यही महत्व है वाणी का, बोली का, शिष्टाचार का। ये शिष्टाचार से आपके मनोवृत्ति पता लगता है। आप जैसे हों अपने बात को कहें, मित्रों से प्रेमालाप में ही आप ऐसी बात करें कि आपकी वाणी प्रसन्न हो। अतः आपका जिह्वा कतरनी का काम करता है। जैसे पान को काट देते हैं, वो जिह्वा आपको बना काम बिगाड़ देगा या बिगड़ा काम बना देगा। तो वाक शक्ति का यही देन था इनका करना। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है, चाहे बातचीत के पाठ के लेखक कौन है। क्यों क्वेश्चन है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन लिखिए, बातचीत पाठ का लेखक कौन है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन किस ईस्वी में हुआ। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन किस ईस्वी में हुआ। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे। बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं। बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं। बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख
उपन्यास कौन कौन है? बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है? लिखिए, बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन कौन है? बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन कौन है? बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं? बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं? राम रामावल का अर्थ क्या होता है? राम रामावल, राम रामावल का अर्थ क्या होता है? मनुष्य की कौन सी शक्ति मनुष्य की कौन सी शक्ति वरदान में मिली है? मनुष्य की कौन सी शक्ति वरदान में मिली है? वरदान में मिली है। मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है? मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है? सुहृद गोष्ठी किसे कहते हैं? सुहृद गोष्ठी, सुहृद गोष्ठी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? निबंध की 5 विशेषताएं बताएं। निबंध की 5 विशेषताएं बताएं। हो गया, लो लाओ। हाँ बोलो बेटा। अरे आपस में बातचीत जो घर में तुम लोग करती हो ना, उसी को राम राम बोल करते हैं। घरेलू बात जो औरतें में करती हैं या जेंट्स में आपस में, उसके राम राम बोल।